नमस्ते बच्चों। मैं शिवानंद पाराशर आईएएस की इस हिस्ट्री की सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा गुरुजी श्री नए पद्म सागर जी महाराज एवं गुरुनी श्री मैना श्री जी साहेब जी का। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गुजरात से श्री मेहुल जी रूपानी जी का एवं दिल्ली से श्री संजय जी संकलेचा जी का। तो बच्चों, हिस्ट्री की सीरीज में पिछली बार हमने देखा कि किस तरीके से मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें उन्होंने अपनी डिमांड्स आगे रखी। क्योंकि अंग्रेजों ने एक चैलेंज दिया इंडियंस को कि आप अपने आप को गवर्न करने की जो डिमांड कर रहे हो, अभी तक हमारी डिमांड थी कि हमें खुद ही रूल करने दिया जाए। इंडिपेंडेंस की बात अभी एकदम खुल के नहीं आ रही थी सामने कि हमें आजादी चाहिए। तो जो नेहरू रिपोर्ट सामने दी गई उसमें जो बातें थी उसमें था एक डोमिनेंट स्टेटस की बात, जो मैंने समझाया है कि जिसमें कि पूरी तरह से आजाद नहीं रहेंगे हम। अल्टीमेट जो पावर रहेगी वो अंग्रेजों के हाथ में रहेगी, लेकिन रूल जो सरकार होगी वो हिंदुस्तानियों के हाथ में। ये अभी तक हमारी डिमांड नेहरू रिपोर्ट, जो कि यंग जो लोग थे उस समय के, इसमें कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे जो लोग थे, उन लोगों को ये बात पसंद नहीं। और साइमन कमीशन के जो विरोध को जो लीड किया था उन्हीं लोगों ने बहुत ही अच्छे से तरह से उसको लीड किया गया था। साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था, तो अब उससे आगे देखते हैं कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद और नेहरू रिपोर्ट आने के बाद एक कलकत्ता सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें कि जो पुराने लीडर्स हैं और नए लीडर्स हैं उनके बीच में एक बात हुई कि क्या हमें डोमिनेंट स्टेटस मांगना चाहिए या पूर्ण स्वराज मांगना। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस बात पे अड़े हुए थे कि हमें सीधा अब पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए, तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते। हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करनी होगी। अब हम डोमिनेंट स्टेटस के बारे में नहीं अटके रह सकते हैं। ये 1928 की बात चल रही है, जो कलकत्ता का सेशन हुआ। कांग्रेस का हर साल एक सेशन होता था जिसमें कि सभी लोग आके बैठते थे, अपनी बातें कहते थे, फिर रिजोल्यूशन पास होते थे। रिजोल्यूशन पास होने का मतलब है कि पूरी जो कांग्रेस है उसका क्या मत है, क्या चाहते हैं वो। और कांग्रेस एक पूरी हिंदुस्तान की आवाज के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करती थी, क्योंकि जो भी मूवमेंट चल रहे थे, जो भी आंदोलन चल रहे थे, उसको जो लीड कर रहे थे वो कांग्रेस लीड कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी जो उस समय थी। लेकिन गांधी जी और जो मोतीलाल नेहरू जी जो और ओल्डर लीडर्स थे, उन लोगों ने कहा नहीं, अभी हमें अपने डोमिनेंट स्टेटस की ही बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने रिपोर्ट अभी हमने रिपोर्ट बनाई है और सरकार को हम समय देना चाहेंगे। पहले पहले बात हुई 2 साल की, फिर बात है कि चलो 1 साल में ही हम इस बात को, सरकार को 1 साल का टाइम देते हैं कि वो डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। तो 1 साल का समय दिया गया इस कलकत्ता सेशन में कि 1 साल में सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि डोमिनियन स्टेटस देना है, और उस पर बात सीधा ये डिसाइड करना है कब देना है। इसके लिए वो इरविन के पास भी गए। इरविन कौन थे? ये जो आप फोटो में देख रहे हो ये इरविन है, उस समय के वायसराय थे। ठीक है। तो इरविन जो थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन दी, जब उन्होंने देखा कि जिस तरीके से इस कलकत्ता सेशन के बाद कांग्रेस, गांधी जी, स्पेशली गांधी जी गांव में शहरों में जा जाके लोगों को समझा रहे थे, अपनी बात पहुंचा रहे थे, जैसे कि लोगों के अंदर एक फिर से एक आंदोलन अगर करना पड़े, मान लो अगर सरकार नहीं मानेगी 1 साल बाद, तो क्या करना पड़े, क्या ऑप्शन रहेगा, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो आंदोलन अगर करना पड़ेगा हमें, जो कि आगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, जो मूवमेंट अगर कोई करना पड़ेगा उसके लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो वो जगह जगह जाके जगह लोगों से मिल रहे थे, अपनी बात पहुंचा रहे थे, समझा रहे थे कि किस तरीके से अंग्रेजी शासन है वो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। इस चीज को देखते हुए साथ ही जो, जैसे मैंने बताया, भगत सिंह और बाकी के जो क्रांतिकारी लोग थे वो अपने काम में लगे हुए थे। तो उसी साल 1929 में उन्होंने बम भी फेंका, के बाद उनको पकड़ा गया, है ना, असेंबली में बम फेंका था। तो इस तरीके से देखते हुए सरकार जो उस समय के जो वायसराय थे, उन्होंने ये डिसाइड किया, एक डिक्लेरेशन दी जिससे कि इनको शांत किया जाए। एक तरीके से उन्होंने बोला कि ठीक है, तो 1917 में जो एक प्रोक्लेमेशन हुआ था उसमें जो बात कही थी कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम ग्रेजुअली देंगे, उसके बाद जो 1919 का कानून आया था उसमें उसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन रिपोर्ट थी। तो बोला कि वो फॉलो नहीं था, उसमें जो बातें थी कि धीमे धीमे हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे इंडियंस को, इसमें कि इंडियंस खुद अपने आप को रूल कर सकें, वो फॉलो नहीं है। तो हम डोमिनेंट स्टेटस को हम प्रॉमिस करते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने डिक्लेरेशन जो दी उसमें कहीं भी ये बात नहीं थी
कि क्या उसका फ्रेमवर्क होगा, कब देंगे, क्या होगा, बट बोला कि ठीक है उसके लिए अब जब देना है तो बात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये प्रॉमिस किया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से क्या हुआ, उनमें कौन कौन लोग आए, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये बात हुई जिससे कि उनको जो आंदोलनकारी हैं उनको एक तरीके से उनको आगे बढ़ने से रोका जा सके, उनको एक सांत्वना दी जा सके कि जिससे कि क्रांतिकारी हैं उनको भी वो लोग रोकें। जैसे कि हमने बताई है कि मॉडरेट्स जो थे हमेशा, कुछ एक सेक्शन था वो हमेशा सरकार से चाहता था कि धीमे धीमे कानून के थ्रू ही सरकार हमें हमें अपने ऊपर अपने रूल करने का, हमें अपने ऊपर चलाने का वो हमें देती रहे धीमे धीमे। तो ये चल रहा था, इरविन डिक्लेरेशन हुई, लेकिन इरविन डिक्लेरेशन के बाद एक दिल्ली मैनिफेस्टो आया नवंबर 1929 में, और इसकी जो डिमांड लेकर गांधी जी और मोतीलाल नेहरू मिलने गए थे इरविन से, लेकिन उनकी मांगे वो मानी नहीं। तो मांग क्या थी, अब डोमिनेंट स्टेटस की तो बात उन्होंने कर दी थी डिक्लेरेशन में कि भाई हम डोमिनेंट स्टेटस देंगे। तो दिल्ली मैनिफेस्टो में बोला गया कि जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंट स्टेटस है ये तुरंत एक्सेप्ट करो, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम तब देंगे अब देंगे या उसमें क्या हो, सीधा सीधा एक्सेप्ट करो कि डोमिनेंट स्टेटस तो मिलेगा ही मिलेगा। और जो कॉन्फ्रेंस होगी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें कांग्रेस मेजोरिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे लोगों को बुला लो जो कि आपके लॉयलिस्ट हैं, जो कि ऐसे ही हुआ असल में, और जो हम बात कहना चाहें जो हमारे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाए, क्योंकि अगर मेजोरिटी में नहीं होंगे, मेजोरिटी का मतलब क्या है बच्चों, कि ज्यादा संख्या में जो लोग होंगे वही उसी का बात मानी जाएगी, है ना। तो उसी चीज के लिए कांग्रेस ने बोला कि हमारी मेजोरिटी में, क्योंकि हम ही हैं जो हिंदुस्तान की आवाज है, हम रिप्रेजेंट करते हैं हिंदुस्तान को, ना कि राजा महाराजा या लैंडलॉर्ड्स, ये रिप्रेजेंट नहीं करते। लैंडलॉर्ड्स राजा महाराजा तो आप ही के लोग हैं, एक तरीके से आप ही का राज कौन चलाते, अंग्रेजों का जो शासन चल रहा था वो सिर्फ अंग्रेज थोड़ी चला रहे थे, उसमें हिंदुस्तानियों का सहयोग था। जो पैसे वाले लोग थे, लैंडलॉर्ड्स थे, राजा महाराजा थे, उनके साथ में चल रहा था सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें मेजोरिटी हमें मिलनी चाहिए, तभी हमारी मांग कुछ होगी, जो हिंदुस्तान की आवाज है वो आप तक पहुंच पाएगी। और बात हुई कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो बहुत पहले से जो भी आंदोलन हुए हैं उसके जो जेल में जो लोग हैं, उनको आप बिना किसी बात के उनको रिहा कर दोगे, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, उनको रिहा करना पड़ेगा। तो ये जो मांगे रखी उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस से पहले, समझ लो। तो ऐसे ही होता है, कोई भी आंदोलन होता है। आप अभी की भी पॉलिटिक्स अगर आप बच्चों अगर थोड़ा टीवी देखते होंगे, न्यूज़पेपर देखते होंगे, तो उसमें जैसे कोई भी बड़ा आंदोलन है, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन में क्या है, सरकार ने कितनी बार बातें करी है ना। सरकार जाती है, बात करती है, वो अपनी मांगे रखते हैं, सरकार नहीं मानती है, अभी तो बिल्कुल नहीं मान रही है, या कुछ कुछ बातें मानेगी नहीं मानेगी। तो इसी तरीके से इन्होंने अपनी तरफ से पहले ही मैनिफेस्टो निकाल दिया कि जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या क्या होना चाहिए, है ना। लेकिन ये सारी बातें लॉर्ड इरविन ने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि उनका कोई पर्पस नहीं था, उनका मतलब उद्देश्य नहीं था कि अंग्रेजों का कोई, अभी तक 1929 तक ऐसा कुछ नहीं था उनके दिमाग में कि हिंदुस्तानियों को उनके लिए उनको खुद को रूल करने का उनको पावर देनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था पूरी तरह से, क्योंकि उनके बेनिफिट में था। इतना प्रॉफिटेबल एम्पायर था इंडियन एम्पायर अंग्रेजों के लिए। तो इसलिए ये बात सीधी सीधी उन्होंने नकार दी इरविन ने। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे फिर अगली साल लाहौर सेशन हुआ, एक साल पूरी तरह से घूम चुके हैं। अब लाहौर सेशन में जब बात हुई कि एक साल हमने दिया था डोमिनेंट स्टेटस एक्सेप्ट करने के लिए, जो कि सरकार ने सादा सीधे सीधे मना कर दिया। तो बात हुई कि अब तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात होगी। तो खुल के सामने खुल के ये बात जवाहरलाल नेहरू ने बोली कि अब हम सरकार को खुल के चुनौती देते हैं, खुल के हम सामने बोल रहे हैं कि हमारा उद्देश्य पूर्ण स्वराज लेना है, पूरी तरह से अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकालना है। उन्हीं को प्रेसिडेंट बनाया गया कांग्रेस के सेशन का, ये आप देख सकते हो नेहरू जी को। और क्यों ऐसा क्यों हुआ कि नेहरू जी को जो सपोर्ट किया गया था वो महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, और यहीं से अब पूरी जो कांग्रेस की कमान है और जो भी मूवमेंट है यहाँ से और 1947 तक, वो अब जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों सुभाष चंद्र बोस ने आके 10 साल बाद वो छोड़ के चले जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे क्या हुआ कैसे हुआ। वो इन यंग लोगों के हाथ में अब बागडोर आ, हालांकि डिसीजन मेकिंग पावर, अल्टीमेट पावर अभी भी गांधी जी के हाथ में थी। गांधी जी डिसाइड करते थे कब मूवमेंट स्टार्ट करना है, कब मूवमेंट नहीं चलाना है। उसके लिए क्या होता था कि मतलब होता डेमोक्रेटिक तरीके से था, मतलब जैसे CWC होती थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसमें वोटिंग होती थी, रिजोल्यूशन पास होते थे, वो अधिकार देती थी गांधी जी को
इसलिए ले रहे हैं। जैसे अभी आपने अगर बच्चों अगर आपने देखा हो कि कुछ समय पहले जैसे पंजाब में जो क्राइसिस था, जो चीफ मिनिस्टर थे अमरिंदर सिंह, उन्होंने रिजाइन करना पड़ा। तो जब अगला सीएम चुनना था तो कांग्रेस जो उस समय लेजिस्लेटिव पार्टी जो है, सीएलपी जो बोलते हैं, आप ये चीजें समझ नहीं पा रहे अच्छी तरीके से, पर जो लेजिस्लेचर होते हैं उनकी एक अलग से एक उन्होंने एक अपना मीटिंग हुई और उसने ये डिसाइड किया कि जो अगला सीएम होगा, जो तरीका तो क्या है, जो हमारा सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसमें क्या है कि एमएलए चुन के जाते हैं या एमपी चुन के जाते हैं, वो अपना लीडर डिसाइड करते हैं, है ना। हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो हमने ब्रिटिशर्स के ही उसी को अडॉप्ट किया है, उसमें होता है कि वो डिसाइड करेंगे लीडर कौन है, फिर वो सीएम या पीएम बनता है। लेकिन उन्होंने जो पावर है डिसाइड करने की वो किसको दे दी? सोनिया गांधी को दे दी। तो सिमिलरली पहले से ऐसा होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी सेम ही पार्टी है, तो वो उस समय डिसाइड करते थे कि भाई कोई भी प्रोग्राम चलाना है, कुछ भी करना है, वो गांधी जी के हाथ में दे दिया गया। तो गांधी जी डिसाइड करते कब चालू करना है, कब बंद करना है, इस तरीके से उनका तरीका ये था कांग्रेस का। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस रहेगी। तो मैं बता रहा था कि जो अगली बागडोर जो नए हाथ में दी गई, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू के हाथ में दिया, जिसमें पूरी तरह से गांधी जी का सपोर्ट था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने साइमन कमीशन के जो अगेंस्ट जो था, जो प्रोटेस्ट था, उसको लीड किया था। और वो एक तरीके से उनमें एक नया जोश था। उन्होंने बोला कि अब डोमिनेट स्टेटस की कोई बात नहीं होगी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात होगी, और इसको एम को कांग्रेस ने अभी एक्सेप्ट कर लिया। फिर आपको समझना ये क्वेश्चन आ जाता है कि कब किया, तो लाहौर सेशन में किया 1929 में, लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान। तो इसमें एक ये बात ही दूसरा हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम क्यों जाएं, तो कांग्रेस नहीं गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इसको हम आगे देखेंगे, क्योंकि उसमें तो डोमिनेट स्टेटस की बात हो रही है, और डोमिनेट स्टेटस ये भी नहीं हो रहा कि देंगे कि नहीं देंगे, बात होगी अभी। तो वो इश्यू एक्सेप्ट किया गया कि हाँ ये इश्यू है, पर देंगे या नहीं देंगे ये डिसाइड नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें तो डोमिनेट स्टेटस अब चाहिए ही नहीं, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो इसलिए हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये डिसाइड किया कि अब क्या होगा जब, तो अब हम एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और एक प्रोग्राम के तहत सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या है कि जो लोग हैं, पहले क्या था, नॉन कोऑपरेशन था, मतलब हम सरकार का सहयोग नहीं कर रहे थे सरकार को चलाने में। अब हुआ सरकार के कानून को नहीं माने, वी विल डिसोबे देम। अगर हमें सरकार बोलेगी आप नौकरी पे आओ तो हम नहीं आएंगे, सरकार बोलेगी टैक्स दो तो हम टैक्स नहीं देंगे। इस तरीके से हम सरकार को चलने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है वो हमारे हमारे हित में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, है ना। और ये बात लोगों तक पहुंचाने की जरूरत थी। तो ये बात हुई कि मेन था टैक्सेस, टैक्सेस कोई नहीं देगा। और जो भी लेजिस्लेचर उस समय थी, जो भी असेंबलीज थी, जो में प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उसमें लोगों को चुनने का, आम जनता चुनाव नहीं करती थी, कुछ ही लोग पढ़े लिखे लोग, जैसे हमने पहले डिस्कस किया वीडियो में, वो लोग चुनते थे। जो भी मेंबर्स है उनको छोड़ना पड़ेगा उनको। और डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस के लिए प्लेज ली जाए, प्रतिज्ञा ली जाए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ये दिन डिसाइड किया 26 जनवरी 1930। इसी वजह से, इसी कारण से हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये डिसाइड किया गया। उससे पहले 26 जनवरी से पहले क्या हुआ, झंडा फहराया गया रावी नदी के किनारे, दिसंबर 31 दिसंबर 1929 को। ये भी डे एक्चुअली जो फ्लैग होस्टिंग हुई थी। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो बच्चों आप समझते हैं उस समय क्या हो रहा है, किस तरीके से एक स्टेप आगे बढ़ा हमारा जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए, वो एक अगला स्टेप उसने अचीव किया कि अब खुल के सामने आ गए कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, जिसमें फिर हमें पाने में करीब करीब ये 18 साल लगे। ठीक है, तो अब इंडिपेंडेंस जो प्लेस थी उसमें क्या बोला गया कि हम जो हिंदुस्तानी है वो अब कंप्लीट फ्रीडम चाहते हैं। कंप्लीट फ्रीडम कैसे? पॉलिटिकली कंप्लीट फ्रीडम की हमारे ऊपर कोई राज नहीं करें, हमारे खुद के लोग चुनेंगे, जो भी लेजिस्लेचर हैं या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, पार्लियामेंट जो बाद में जो है जिसे हमने बोला, उसमें पॉलिटिकली हमें फ्रीडम चाहिए। आप ब्रिटेन से महारा रानी जो है उसके तहत कोई कानून नहीं बनेगा, हम खुद से कानून बनाएंगे। इकोनॉमिकली फ्रीडम चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या है, अंग्रेज जो है इस समय तक अभी भी पूरी तरह टैक्स लगा रहे हैं। अंग्रेज डिसाइड करें कितना टैक्स लगेगा। लोगों की जो इंडस्ट्री है, विलेज इंडस्ट्री है, वो पूरी तरह से खत्म हो रही है।
और जो भी कानून है वो इस तरीके से बनाए जा रहे हैं जिससे कि वो अंग्रेजों की जो इंडस्ट्री है उनको बेनिफिट करे, वहां जो अंग्रेज अपने ब्रिटेन में जो उनकी इंडस्ट्रीज है उनको बेनिफिट करे। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, जो भी लॉज हैं, तो जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड इक्वल फुटिंग पर ट्रेड नहीं हो रहा है, इसकी वजह से इंडियंस जो है अपनी इंडस्ट्री नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। ये उस समय की बात है। तो हमें कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए जिससे कि हम इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकें, इकोनॉमिकली हम ग्रो कर सकें, तभी प्रॉस्पेरिटी आएगी, तभी लोग खुशहाल रह पाएंगे। वरना गरीबी बनी रहेगी। तो हमें इकोनॉमिकली फ्रीडम चाहिए और सोशल एंड कल्चरल फ्रीडम चाहिए। मतलब आपने हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया कि आपको ये पढ़ना है, हम खुद डिसाइड करेंगे हमें कल्चरली क्या चाहिए। और सोसाइटी में आप जो लॉज बनाते हो हमारे लिए कि भाई जो जो इंडियंस है वो ये नहीं कर सकते हैं सोसाइटी में अपने जो भी धर्म के अकॉर्डिंग को भी हो, या हिंदूज हो या मुस्लिम्स हो, कोई भी हो, आप डिसाइड नहीं करोगे। हमें फ्रीडम चाहिए, हम सोसाइटी में हमें किस तरीके से जीना है, क्या करना है, वो हम डिसाइड करें। तो कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का जो रूल रहा है उसने हमें पॉलिटिकली एकदम से खत्म कर दिया। हम अपने आप सोच भी नहीं पाते कि हम खुद को कैसे रूल करेंगे, क्या करेंगे। हम इकोनॉमिकली पूरी तरह से पुअर हैं, इतनी गरीबी है कि लोग भुखमरी में मरते हैं, है ना। सोशली कल्चरली हमको पूरी तरह से डिप्राइव किया गया है। आप अपनी जो कल्चर है, अपना जो सोशल वैल्यूज है उसको हमारे ऊपर इम्पोज करते हो। आप एजुकेशन सिस्टम हमारा तरह पूरी तरह से खत्म कर दिया, जो आप आपके इंटरेस्ट में है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो इस तरीके से ये इंडिपेंडेंस जो प्लेस थी उसमें लोगों को बोला गया कि अब हमें पूरी तरह से फ्रीडम चाहिए। और क्योंकि क्योंकि जो लॉज हैं, वो जो रूल है, इंग्लिश रूल है, वो इंडियंस के हित में नहीं है, इसलिए हम इस ब्रिटिश रूल को अपने आप को ब्रिटिश रूल के अंदर सबमिट करने से मना करते हैं। इट्स अ क्राइम अगेंस्ट मैन एंड गॉड टू सबमिट एनी लॉन्गर टू ब्रिटिश रूल। मतलब इस प्लेस में बोला गया कि अब अगर हम ब्रिटिश रूल को फॉलो करते हैं, अगर उनके कानूनों को मानते हैं, तो ये क्राइम होगा ह्यूमैनिटी के और गॉड के अगेंस्ट। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अब खुल के सामने बात आ गई। आप देख सकते हो ये गांधी जी ये झंडा फहरा रहे हैं, ये इंडिपेंडेंस प्लेस दी जा रही है। ठीक है, तो एक उन्होंने फिर सब कुछ मिला के ये 11 डिमांड्स रखी। तो 11 डिमांड्स में ये था कि हमें सिविल लिबर्टी दी जाए, कि हम कहीं पे भी एसोसिएशन, मतलब अभी तक ये फ्रीडम नहीं थी कि लोग एकजुट होके अपने कुछ एसोसिएशन कुछ कर सकें, कोई भी अगर प्रोग्राम करना है तो कर सकें, पूरी तरह लिबर्टी नहीं थी, है ना। तो वो जो जिस तरीके से अभी हमें लिबर्टी है, हालांकि अभी भी हमें कुछ प्रोटेस्ट करना है या कुछ धरना करना है तो उसके लिए हमें आज परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इस तरीके से ये डिमांड थी। फिर और भी डिमांड्स थी कि जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू जो टैक्सेस जो आपके रेट्स हैं उसको कम किया जाए, और बाकी की जो इंडियन जो आर्मी है उसको आप विदेश भेज दो अपने इंटरेस्ट के लिए, जो वॉर्स में आप यूज कर रहे हो तो उससे पैसा जा रहा है, वो सब चीजें। ऐसे कई तरह से जो डिमांड्स थी वो उन्होंने आप सामने रखी। और फिर से एक टाइम दिया गया, जैसे 1 साल दिया गया था तो फिर से एक टाइम दिया गया, जनवरी 31 1930 ये डेडलाइन होगी, उसको डिमांड को एक्सेप्ट करो, अगर नहीं करोगे तो फिर हम आंदोलन शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने तो कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम सॉल्ट लॉ जो है, उस समय एक सॉल्ट लॉ था का नमक बनाने पे भी सरकार टैक्स लगा, उसको हम वायलेट करेंगे, हम नमक बनाएंगे और देखते हैं सरकार क्या करेगी। क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ये है कि हम डिसोबे करेंगे कानूनों को। तो नमक जो सॉल्ट टैक्स के विरोध में एक मार्च स्टार्ट किया। गांधी जी ने डिसाइड किया कि दांडी मार्च किया जाएगा। साबरमती आश्रम में रहते थे उस समय वो, तो अहमदाबाद से लेके दांडी जो कोस्ट था, जो किनारा है गुजरात में, वहां पे जाके सॉल्ट बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हो फोटो में, ये अपने चल रहे हैं। तो अब जब ये उन्होंने बोला तो सॉल्ट क्यों डिसाइड किया, पहली बात तो ये कि सॉल्ट क्यों डिसाइड किया, क्योंकि सॉल्ट एक था जिससे कि हर आदमी जुड़ सकता था। वो एक ऐसा टैक्स था जो हर आदमी पे इम्पोज किया जाता था। अगर किसी और लॉ का विरोध करते तो उसमें हर आदमी अपने आप को जुड़ा जुड़ा हुआ महसूस शायद नहीं करता, पर इसमें आदमी जुड़ सकता था, हर तबके का आदमी इसमें जुड़ा हुआ था कि हमारे ऊपर ये टैक्स लग रहा है। और ये दूसरा ये दिखाता था कि किस तरीके से अंग्रेजी शासन है वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेटिव है। गरीब से गरीब आदमी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जबकि वो अपने यहाँ पे अपने ब्रिटेन में ये बोलते थे कि हम जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए हम शासन कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो है इतने पिछड़े हुए हैं कि ये लोग खुद से शासन नहीं कर सकते हैं। वी आर द सुपीरियर रेस, और सो दैट वी आर रूलिंग ओवर देम, सो दैट दे कैन बेनिफिट फ्रॉम आवर रूल। वी आर रूलिंग फॉर देयर वेलफेयर, नॉट फॉर आवर।
तो ये जो लॉजिक वहां देते थे वहां के लोगों को, तो इसलिए ये दिखाने के लिए और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, मूवमेंट में, आंदोलन में जोड़ने के लिए डिसाइड किया कि सॉल्ट जो लॉ है, कहीं पे भी पूरे देश को ये मांग की गई कि आप कहीं पे भी, आप जहाँ पे भी सॉल्ट बना सकते हैं। अगर आप किनारे पे नहीं है, समुद्र के किनारे पे है, वहीं पे सॉल्ट बनता था। अगर वहां नहीं है तो किसी तालाब में या कहीं पे भी एक ऐसे अब बस ऐसे दिखाने के लिए आप सॉल्ट बनाइए, और जिससे कि आप कानून तोड़ के आप ये विरोध अपने प्रदर्शित कर रहे हो कि भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता अब ब्रिटिश रूल को नहीं चाहती है और हम आपके कानूनों को नहीं माने। तो ये जो मार्च स्टार्ट किया गया था 12 मार्च से और 6 अप्रैल तक, तो इसमें पूरे देश का, क्योंकि बहुत समय से कोई आंदोलन था नहीं, पूरा देश इसमें उमड़ के आ गया। गांधी जी जिस गांव से भी गुजर रहे थे वहां से सब लोग उनसे आके मिलते थे। बहुत बहुत ही सक्सेसफुल, मतलब बहुत पूरे देश में एक नया उत्साह आ गया था। साथ ही गांधी जी ने मतलब सिर्फ शॉर्ट लॉ को वायलेट करने के लिए नहीं, और भी मांगे थी। वो सीधे सीधे बोल दी कि जो भी लोग अगर टैक्स न देने में समर्थित हैं वो टैक्स ना दें, और जो लोग अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं वो नौकरी छोड़ दें। तो काफी लोगों ने जो विलेज में जो भी सरकार के अंदर जो भी सरकारी नुमाइंदे थे उन्होंने नौकरियां छोड़ दी, नौकरी छोड़ दें, खुलेआम अपना इसको लॉ को वायलेट करें। तो इस तरीके से, और जो भी आपको लिकर शॉप है उनको आप पिकेट कर सकते हो, मतलब उनको आप बंद करा सकते हो। तो इस तरीके से खुल के पूरा एक आंदोलन स्टार्ट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। बाद में जब गांधी जी को 4 मई को जब अरेस्ट किया गया ना, तो इससे तो और पूरे देश में आग लग, पूरा देश, मतलब हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे, हर जगह मतलब उन पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, जो भी हो रहा है। और जिसमें कि एक श्री गांधी को अरेस्ट इसलिए किया था जब वो दरसाना एक सॉल्ट वर्क था, बहुत फेमस इंसिडेंट है दरसाना सॉल्ट फैक्ट्री थी, वहां पर सॉल्ट बन रहा था। तो वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए जब लोग गए तो उन पर जो लाठीचार्ज किया गया ना, वो बहुत ही मार्मिक था। आप अगर यूट्यूब पे जाके इसको सर्च करें, देखें किस तरीके से वहां पे लोगों को पीटा गया। मतलब जो विरोध, जो प्रदर्शनकारी थे वो एक एक लाइन में खड़े होते थे, फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता था, फिर वो लोग हट जाते थे, फिर दूसरे लोग जाके खड़े हो जाते थे, पूरे एक लाइन, फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज होता था। तो वो दिखाता था कि किस तरीके से जो अहिंसा का जो रास्ता जो गांधी जी ने जो किया था वो कितना कठिन था। कोई आपके ऊपर मार रहा है और आप उसको प्रोटेस्ट के समय आप उसको झेल रहे हो। तो ये जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी अभी तक नहीं हुआ था, कहीं पे भी एक रिवॉल्यूशन हो रहा था, कहीं पे भी अगर इंडिपेंडेंस की मांग हो रही थी तो वो आर्म्स थी, सीधी लड़ाई लड़ने की मांग से थी। तो जो कि हमने जो अपनाया वो एक पूरी तरह से अलग था, जो कहीं पे भी पूरे देश दुनिया में अभी तक नहीं हुआ था, कि अहिंसा की मांग से आप लोगों, मतलब जो आपके जो विरोधी हैं, आपके ऊपर जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके मन को सत्याग्रह, यही है, सत्य का आग्रह कर रहे हो आप, उनके मन के बदलाव चाहते हो। यही गांधी जी कहते थे कि वो एक्चुअली सक्सेसफुल था, जो कि इस मूवमेंट से, एक्चुअली डिसोबीडियंट मूवमेंट से, जो कि दिखाई दिया, जो आगे हम पूरी तरह से और डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है ना कि जो मार्च था उसका क्या कारण था, क्यों ऐसे मार्च किया गांधी जी ने, और उससे क्या हुआ। अब वो मार्च जो है, जो सत्याग्रह, पूरे देश में अलग अलग जगह अलग लोगों ने इसको किया। तो वो हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। तो तमिलनाडु में श्री राजगोपालचारी जी थे, उनको राजा जी बुलाया जाता था। तो उन्होंने तिरुचिरापल्ली से और तंजौर बदरानियम तक उन्होंने एक मार्च किया, और सॉल्ट लॉ को उन्होंने वहां पे विरोध किया, सॉल्ट बना के उसको कानून को वायलेट किया। मलाबार मतलब केरला, केरला में के केलप्पन नाम थे, तो उन्होंने एक वैकोम सत्याग्रह चलाया था, उन्होंने सॉल्ट मार्च निकाले। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी थे, उन्होंने बालासोर, कटक और पुरी के डिस्ट्रिक्ट पे भी जो सॉल्ट था उसको बनाया और वायलेट किया लॉ को। तो इस तरीके से इसका मतलब उद्देश्य जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरे देश में एक लहर आ गई थी इसकी कि हम अब अंग्रेजों के सामने अब नहीं झुकेंगे। तो आप समझ रहे बच्चों के मतलब कितना मुश्किल था देश को आजाद कराने, कितने लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, किस तरीके से क्या क्या हुआ, इस चीज को आप इमेजिन कीजिए। और एग्जाम के पर्पज से आपको बस ये समझना है कि वो चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या हो रहा है उस समय, वो चीज आपको समझना है। ठीक है, तो असम में क्या हुआ था, एक स्टूडेंट स्ट्राइक हुई, जो कि उसी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसी के साथ जुड़ गई। इसमें था कि एक कनिंगम सर्कुलर आया था जिसने स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने से बैन किया गया था। तो उसके विरोध में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, और वो प्रोटेस्ट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसके साथ जुड़ गया था। बिहार में अब समुद्र तो था नहीं, बिहार तो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, तो वहां पे एक चौकीदारी टैक्स लगता था, चौकीदारी टैक्स लगता था। तो वहां पे ये इसके खिलाफ बहुत ही एजिटेशन हुआ, बहुत लोगों ने विरोध किया, नॉन चौकीदारी टैक्स एजिटेशन इसको बोला जाता है। और वो सॉल्ट सत्याग्रह की जगह उसने ले ली और हुआ।
फिर फॉरेस्ट लॉ, काफी जगह फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया गया। मेनली झारखंड वाला जो अभी का झारखंड छत्तीसगढ़ एरिया है, मध्य प्रदेश का एरिया, वहां पे जो उड़ीसा का भी जो फॉरेस्ट जो टैक्स लगता था, फॉरेस्ट जो जाने जो आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाते थे, उनको अपना जो लकड़ी लेने का, फल वगैरह इस सब चीज की आजादी नहीं थी। जो कि बाद में जब फॉरेस्ट एक्ट आया 2006 में आया, उसके बाद 2006 में आके, मतलब अंग्रेजों का कानून चल रहा था, 2006 में जाके लोगों को अधिकार मिला है कि जो लोग जंगलों में रहते हैं उन लोगों को उनका खुद का अधिकार दिया गया, उनको फ्रीडम है, उतना ज्यादा अब उनको तंग नहीं किया जाता है। तो वो जो लॉ था उसके काफी जगह प्रोटेस्ट हुआ। फिर पेशावर में जो अभी पाकिस्तान में, वहां पे एक बादशाह खान थे, ये इनको खान अब्दुल गफ्फार खान जिनका नाम था, और बादशाह खान भी बोला जाता था, और फ्रंटियर गांधी बोला जाता था, क्योंकि वो गांधी के पूरी तरह से समर्थक थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। और चूंकि फ्रंटियर क्यों, क्योंकि जो एरिया तो जो था, जो मैं मैप में आपको दिखाऊंगा, जो फ्रंटियर एरिया बोला जाता था उसको, क्योंकि वो वहां से पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो एरिया है, वहां से ब्रिटिश एम्पायर, मतलब हिंदुस्तान की सीमा खत्म होती थी, फ्रंटियर गांधी बोला जाता था। उन्होंने एक खुदाई खिदमतकार की एक वॉलंटियर ब्रिगेड बनाई, मतलब एक लोगों का एक सेना टाइप से, मतलब वो जैसे एक ग्रुप बनाया, और जिसे रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो वैसे आपको कोई पूछता है तो रेड शर्ट्स क्या थी, तो खुदाई खिदमतकार जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में खुल के पार्टिसिपेट किया, बहुत ही मतलब बहुत ही वेहमेंटली तरीके से लोगों को प्रोटेस्ट किया, बहुत इनके ऊपर फिर प्रेस भी किया सरकार ने, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। उनके लाठीचार्ज करना, उनको जेल में डाल देना, मतलब बहुत बहुत ही कड़ाई अपनाई सरकार ने इनके ऊपर। शोलापुर में तो क्या हुआ था कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने तो वहां पे जितने भी सरकारी जो भी इंस्टीट्यूशंस थे, जो कि इनके सिंबल थे सरकार के, जैसे कि पुलिस थाना हुआ, जो कि या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी कुछ होता है, जैसे अभी तहसील वगैरह, तालुका वगैरह जो होते हैं, कार्यालय होते हैं, उन सबको कैप्चर कर लिया और खुद की गवर्नमेंट एक तरीके से बना ली। काफी लंबे समय तक वो रहा। सोलापुर में वर्चुअल पैरेलल गवर्नमेंट एक तरीके से बना ली थी। तो वो भी जैसे सरकार का था, पूरा जो ब्रिटिश सरकार था उसका पूरी जैसे उस पर काफी समय तक कोई कंट्रोल नहीं था। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मूवमेंट है, पूरे देश में वो फैल रहा था। दहसाना वाला जो चीज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वहां पे बहुत ही ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ था उनके ऊपर। तो और उसको जो लीड कर रही थी सरोजिनी नायडू लीड कर रहे थे, और गांधी के बेटे मणिलाल गांधी कर रहे थे, गांधी जी के बेटे। बाकी नॉर्थ ईस्ट में भी, मणिपुर नागालैंड में भी एक रानी, बहुत ही फेमस रानी गेंदलू हैं, वो नागा स्पिरिचुअल लीडर थी। उन्होंने रिवोल्ट किया था फॉरेन रूल के अगेंस्ट, काफी टाइम तक उन्होंने इस चीज को रिवोल्ट किया, वो बहुत फेमस है इस चीज के लिए। तो आप देख सकते हो कि पेशावर से लेके और असम, मणिपुर, नागालैंड तक ये जो ग्रोथ रहा था, ये पूरी सरकार हिल गई थी। इस मूवमेंट से पूरी सरकार हिल गई कि अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा था सरकार को। बस वो क्या कर रही थी, जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। गांधी जी भी अभी जेल में चले गए थे, 4 मई से गांधी जी जेल में चले गए थे उसी साल। अब देखो गांधी जी चले गए हैं 1930 में, जेल में ही है, पर बिना गांधी जी के पूरी तरह से जो मूवमेंट है वो अपने आप ही लोग उसको चला रहे। यही पर्पज था जो सॉल्ट एक्ट, उसका पर्पज यही था जिससे लोग जुड़ सके और लोग खुद से, क्योंकि लीडर्स को तो सरकार जेल में डाल देगी, अब लीडर्स अगर जेल में होंगे तो मूवमेंट को कौन चलाएगा। तो छोटे जो लोकल लीडर्स हैं उनको मूवमेंट चलाने की वो परमिशन दे दी गई थी कि आप अपना लीडर्स चलाइए, आप अपने आप डिसाइड कीजिए किस लॉ, किस टैक्स का विरोध करना है, किस लॉ का विरोध करना है। बस सरकार की बात नहीं मानी, तभी सरकार हिलेगी, तभी जो अंग्रेज हैं वो यहाँ से भागेंगे। तो ये एक पर्पस था, और जो कि काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। उसके हम देखेंगे आगे आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा था इस मूवमेंट का। गवर्नमेंट पे सबसे बड़ा हुआ कि उसका रेवेन्यू पूरी तरह से खत्म हो रहा, क्योंकि इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज थी इस मूवमेंट वो हो रही थी, जो लिकर शॉप, ओपियम शॉप और फॉरेन क्लोथ, उसका बायकॉट हो रहा था। फॉरेन क्लोथ्स को तो पूरी तरह से, मतलब कई कई जगह लोग इकट्ठे होकर अपने फॉरेन क्लोथ जो लेके आते थे, फिर आग जलाई जाती थी, उनको जलाया जाता था। तो फॉरेन क्लॉथ जब नहीं आएगा, क्योंकि फॉरेन उस समय जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, क्योंकि जो क्लोथ्स थे वो यहाँ से रॉ मटेरियल, जैसे हमने कई बार डिस्कस किया है, रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ से ब्रिटेन में जाता था, और ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर होकर फिर इंडिया में बेचा जाता, या फिर जो कुछ कंपनीज जो है, फिर ब्रिटेन की जो कंपनीज हैं उन्होंने यहीं पे फैक्ट्री डाल दी और यहाँ पे बना रही। तो जो फॉरेन मेड जो क्लोथ था उसका ग्रोथ करने से जो भी रेवेन्यू था, गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही पूरी तरह से हो रही थी, खत्म हो रही थी। दूसरा, जो लिक्कर से बहुत टैक्स आता था, तो लिक्कर जो था और जो ओपियम था उसकी जो पिकटिंग थी, उसकी जो शॉप होती थी जिसको कैप्चर किया जाता था,
बंद कराया था उससे टैक्स गया, और कई जगह से चौकीदारी टैक्स हुआ, या सीधा जो खेती पे जो टैक्स लगता है उसको देने से मना किया गया। तो उस तरह से गवर्नमेंट जब पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी, सरकार कैसे चलेगी, यही पर्पज था कि गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया जाए। तो उस तरह से सरकार पूरी तरह से नहीं। फिर दूसरा, जो इलेक्शंस थे उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। इलेक्शंस से क्या होता था, इलेक्शन से ये दिखाती थी दुनिया को गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स उस समय कि देखो ठीक है हम रूल कर रहे हैं, लेकिन हम वहां पे लोकतंत्र तरीके से वहां पर रूल करने दे रहे हैं, लोग वहां पे इलेक्शन करते हैं, है ना। जैसे अभी क्या होता है कि जम्मू कश्मीर में हम क्या बोलते हैं, देखो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां के लोग वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब जो जो लोग ये बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग आजादी चाहते हैं या कुछ भी इस तरीके की जो बातें आती हैं, तो उसको हम विरोध कैसे करेंगे। देखो वहां के लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि सही है, ऐसा होता है ना। पूरी जनता वहां पे, उससे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहां पे जो है जम्मू कश्मीर तो पूरी जनता पार्टिसिपेट करती है, यहाँ पर सब लोग पार्टिसिपेट, आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, बट एक सिंबल जो है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए अंग्रेज ये इस तरीके के इलेक्शन कराते थे, तो वो इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो सरकार चल ही नहीं पा रही थी बिल्कुल तरीके से। तो ये इम्पैक्ट, बहुत तगड़ा इम्पैक्ट हुआ सरकार के ऊपर। और किन किन लोगों ने इस पर पार्टिसिपेट किया वो मैं डिस्कस एक बार कर लेता हूँ कि जब ये पूरी पूरे हिंदुस्तान में ये मूवमेंट फैली, तो उसमें जो एक नया सेक्शन सोसाइटी का है वो है विमेन। विमेन बहुत ही लीडरशिप के रूप में इसको सामने आई। गांधी जी ने बहुत ही स्पेशली इसका डिमांड किया था कि औरतों को भी सामने आके प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो विमेन लीडर सामने उभर के आई। विमेन जो सेक्शन था उन्होंने बहुत ही स्पेशली लिकर शॉप को जो कैप्चर करने में विमेन सबसे आगे रहती थी। ठीक है, स्टूडेंट्स ने बहुत तगड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया इसमें, बहुत ही, जैसे कि असम में तो स्टूडेंट्स ही लीड कर रहे थे, बाकी भी यंग लोगों में जो उत्साह होता है वो एक अलग ही तरीके का होता है ना बच्चों। तो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छे तरीके से। फिर हम एक मुस्लिम्स का हमेशा ये चीज डिसाइड किया थी मुस्लिम्स ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया इसमें। तो मुस्लिम जो वो था उसको, क्योंकि अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल चल रहा था, वो मुस्लिम्स को पहले से ही एक जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो दे चुके थे, 1919 के बाद जो दे चुके थे, तो उसमें की वजह से वो उनके जो लीडर्स थे, जो कि मुस्लिम के जो मुस्लिम लीग वगैरह जो भी लीडर्स, उनको 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 एक तरीके से वो सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर, सो दैट कि वो इस मूवमेंट में ना जुड़े, जो कि इस मूवमेंट में हुआ। जो मुस्लिम के एक बहुत बड़ा तबका, स्पेशली अपर क्लास तबका, वो इससे नहीं जुड़ सका। लेकिन कई जगह स्पेशली से हमने पेशावर देखा, पेशावर में जो खान अब्दुल अब्बार खान थे, वो पूरी तरह से वहां के जो लीड करे तो पूरी तरह मुस्लिम वहां के पॉपुलेशन ही थी। फिर बिहार में भी, और भी आसाम में भी, और ढाका में भी जो लोअर क्लास के जो मुस्लिम थे, जो पीजेंट्स थे या लेबर थे, उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बाकी पीजेंट्स ने पहली बार ऐसा हुआ कि जो गांव देहात की जो मूवमेंट पहुंची पूरी तरह से अंदर तक पहुंची, और लोगों ने बहुत जुड़ के इसमें भागीदारी की, पीजेंट्स ने भागीदारी, लेबर्स ने बहुत भागीदारी की, क्योंकि अभी जैसे जो जवाहरलाल नेहरू सुभाष बोस जो थे वो एक लेफ्ट लीनिंग, ये चीज आप लेफ्ट लीनिंग मतलब जो कि सोशलिस्ट तरीके से, जो कि वर्कर्स की बात को आगे रखते थे, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज में क्या होता है, वर्कर्स को बहुत ही एक्सप्लॉइट किया, तो उनकी जो पे सैलरी है बहुत कम रहती, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है बहुत खराब रहती थी, तो उनके अधिकारों की मांग जो रखी जाती थी, वो एक लेफ्ट लीनिंग जो सोशलिस्ट जो लोग थे, वो उनको सोशलिस्ट हो जाता है, समाजवादी जो बोला जाता है, वो लोग उनकी मेन बात उन्हीं की रखते थे। तो वर्कर्स ने जो जो सिटीज में थे उन्होंने इसमें बहुत खुल के पार्टिसिपेट किया, तो इस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे ये पार्टिसिपेट किया था। तो आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चा आप अपने बताइए कि कमेंट्स में कैसा लग रहा है आपको, किस तरीके से कैसा है। के लिए नमस्कार। आगे फिर अगला वीडियो देखेंगे कि आगे सरकार का क्या रवैया रहा, किस तरीके से सरकार ने इसको अपनाया, और आगे कांग्रेस का क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तब तक के लिए नमस्ते।